सदी का सबसे क्रांतिकारी इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके एक ट्वीट से मार्केट में इतना चेंज आ जाता है कि उसे ट्वीट करने से पहले अपने पोस्ट को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से रिव्यू करवानी पड़ती है। वो एक नहीं, दो नहीं, पांच रिवॉल्यूशनरी कंपनी से एसोसिएटेड है। उन्हें आप एक एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एक इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हैं, और वो नेवर गिव अप एटीट्यूड वाले पर्सनालिटी के एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। नमस्कार, मैं रवि, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलॉन मस्क के ट्विटर डील के बारे में और समझेंगे हॉस्टाइल टेकओवर के कॉन्सेप्ट को और पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी को। जनवरी एंड से एलॉन मस्क ने ट्विटर में अपना स्टेक बिल्ड करना शुरू कर दिया था और 14 मार्च तक उन्होंने 5% स्टेक एक्वायर भी कर लिया था। अगर कोई इंडिविजुअल किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 5% तक स्टेक एक्वायर कर लेता है तो उसे ये बात को डिस्क्लोज करनी पड़ती है पब्लिक को और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को, और डिस्क्लोज नहीं करने पर $1 लाख तक का फाइन लगता है। ये बात जानने के बावजूद भी एलॉन मस्क ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये वो डिस्क्लोज कर दें तो सेकेंड्स का वक्त भी नहीं लगेगा ट्विटर के शेयर प्राइस को बढ़ने में, और उन्हें अभी और शेयर्स खरीदने थे जिससे उन्हें $1 लाख से कई गुना ज़्यादा का लॉस हो जाता। 24 मार्च को उन्होंने 9.2% स्टेक एक्वायर कर लिया था और ट्विटर के सबसे हाईएस्ट स्टेक होल्डर बन गए। हालांकि वैनगार्ड ने उसके बाद 10.3% स्टेक लेकर उनसे ये जगह ले ली। 4 अप्रैल को उन्होंने ये सारी चीज़ें पब्लिक कर दी। इसके बाद उन्हें ट्विटर के बोर्ड मेंबर से बोर्ड को ज्वाइन करने का ऑफर भी आया, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स को 15% से अधिक का स्टेक एक्वायर करना अलाउड नहीं है। लेकिन एलॉन भैया को तो पूरी कंपनी ही चाहिए थी। और फिर आती है 14 अप्रैल की तारीख, जिस दिन मिस्टर मस्क ये ऐलान करते हैं कि वो ट्विटर को पूरी तरह से एक्वायर करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि वो $54.20 पर शेयर के प्राइस को उनके शेयर्स को एक्वायर कर लेंगे, जो कि अगर देखा जाए उस वक्त के शेयर प्राइस से तो 20% का प्रीमियम था। ये स्टॉक होल्डर्स के लिए एक काफ़ी अच्छा रिटर्न था। जिस वक्त मिस्टर मस्क ने ये ऑफर दिया था उस वक्त बोर्ड मेंबर्स को ये ऑफर पसंद नहीं था, वो इसके अगेंस्ट थे। अगर कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है और बोर्ड मेंबर्स उसके अगेंस्ट हो और एक्विजिशन कंप्लीट हो जाए तो उसे हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा था, इसके पहले भी कई सारी कंपनीज ने हॉस्टाइल टेक ओवर किया है। इसके एक फेमस एग्जांपल है कैडबरी का एक्विजिशन। सितंबर 2009 में एरन रोजनफेल्ड, जो कि सीईओ थी कार्प फूड की, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो ब्रिटिश फेमस कन्फेक्शनरी कंपनी कैडबरी को एक्वायर करना चाहती है। इस एक्विजिशन के लिए उन्होंने $16.3 बिलियन का ऑफर भी दिया, लेकिन बोर्ड्स को ये पसंद नहीं था। फिर उनके चेयरपर्सन सर रॉजर कैर ने एक हॉस्टाइल टेकओवर डिफेंस टीम भी बनाई, लेकिन 2010 में क्राफ्ट फूड्स ने अपना ऑफर बढ़ाकर $19.6 बिलियन कर दिया और आखिरकार कैडबरी को एक्वायर कर ही लिया। अगर इंडिया की बात करें तो फरवरी 1998 में इंडियन सीमेंट्स लिमिटेड ने राशि सीमेंट्स में 20% स्टेक एक्वायर किया था ₹300 पर शेयर के प्राइस पे, जबकि उस वक्त इस कंपनी की शेयर मार्केट में प्राइस ₹100 ही थी। मतलब भाई साहब 200% का प्रीमियम। एलॉन मस्क के ऑफर के बाद ट्विटर के बोर्ड ने शेयर होल्डर्स राइट्स प्लान को अडॉप्ट किया, जिसे पॉइजन पिल भी कहा जाता है। अगर कोई भी ट्विटर में 15% से अधिक स्टेक एक्वायर करता तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती। हालांकि उसके बाद ट्विटर के बोर्ड ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। शेयर होल्डर्स राइट्स प्लान, जिसे पॉइजन पिल भी कहते हैं, एक डिफेंसिव टेक्निक है हॉस्टाइल टेकओवर से बचने का। इसे 1982 में लॉयर मार्टिन लिप्टन ने इंट्रोड्यूस किया था। इस टेक्निक में न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं जो कि कॉमन शेयर होल्डर्स को या तो फ्री में या फिर डिस्काउंट पर दिए जाते हैं, जिससे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाती है और जो कंपनी को एक्वायर करना चाहता है उसकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है। इस टेक्निक में शेयर होल्डर और कंपनी दोनों का ही नुकसान होता है, इसलिए इसे पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी कहा जाता है। इस चीज़ को सक्सेसफुली अडॉप्ट किया था नेटफ्लिक्स ने। अक्टूबर 2012 में कार्ल आइकन ने नेटफ्लिक्स में 10% स्टेक एक्वायर किया, और वो चाहते थे कि इस इंटरटेनमेंट कंपनी को अमेजॉन या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े प्लेयर्स एक्वायर कर ले। इस स्टेटमेंट के बाद नेटफ्लिक्स ने पॉइजन पिल को अडॉप्ट किया। अगर कोई भी इंडिविजुअल नेटफ्लिक्स में 10% से अधिक शेयर एक्वायर करता तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती, और आज आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स की वैल्यू कितनी बढ़ गई है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिरकार एलॉन मस्क ने इस 16 साल की कंपनी, जिसके 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, उसे $44 बिलियन में आखिर एक्वायर क्यों किया? अगर एलॉन मस्क की माने तो वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और ये बात सबको पता है कि ट्विटर लेफ्ट इंक्लाइंड है,
लेकिन अगर इलॉन मस्क फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करते हैं तो फिर आखिरकार क्यों उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को फायर कर दिया जिसने टेस्ला कार की खराब रिव्यू दी थी? क्यों एक ब्लॉगर को थ्रेटन किया गया जो टेस्ला के बारे क्रिटिकल रिव्यू लिखता था? इलॉन मस्क ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स करना चाहते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि ट्विटर कैसे पोस्ट को प्रमोट करती है। वो स्पैम बोट्स को खत्म करना चाहते हैं और भी बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड करना चाहते हैं। मेरी माने तो सबसे बड़ी रीजन है टेस्ला की मार्केटिंग और उनका इन्फ्लुएंस जो वो ट्विटर पोस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बैन कर दिया था और ऐसा भी हो सकता है कि ट्विटर इलॉन मस्क के अकाउंट को भी बैन कर दे क्योंकि उनके भी बहुत सारे पोस्ट को मिसलीडिंग पाया गया है। और एलॉन मस्क को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके पोस्ट को एसएससी प्रीव्यू करे उसके बाद अपलोड करने के लिए दे। एलॉन मस्क के ट्विटर पर लगभग 85 मिलियन फॉलोअर्स है और उनके हर एक पोस्ट को बहुत बार रिट्वीट किया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी पोस्ट की रीच कितनी बढ़ जाती है। जहां बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज की मार्केटिंग बजट करोड़ों में होती है, टेस्ला की मार्केटिंग बजट $0 है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि इतनी बढ़िया मार्केटिंग टूल को एलॉन मस्क खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके हिसाब से आखिर क्या रीज़न है ट्विटर डील के पीछे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और रवित किरण के सब्सक्राइब बटन को एक्वायर कर लें। अब आप फ्रेंडली टेक ओवर करें या हॉस्टाइल टेक ओवर ये मुझे नहीं पता, पर एक्वायर कर लें। थैंक यू।